सभी दर्शकों को मेरा एनवी सुरेंद्र सिंह तोमर का नमस्कार। मैं कांग्रेस का प्रबल समर्थक हूं, लेकिन अगर कांग्रेस भी मेरी राय में अगर कोई गलत कार्य करती है तो मैं उसकी भी आलोचना करता हूं, क्योंकि सच्चा समर्थक वही है जो अगर कोई गलती करती है अपने फेवरेट अपनी पार्टी कोई भी, तो उसकी आलोचना करना भी उसका अपना धर्म समझता हूं। अब उसमें सबसे पहले कांग्रेस जो अभी संसद चल रही है, जो कांग्रेस की महिला जो सांसद थी वो मोदी जी की सीट के सामने जाकर खड़ी हो गई। मोदी जी को आना था, लेकिन मेरी राय में ये उचित नहीं था। उनको या तो संसद से आउट होना चाहिए था, वॉकआउट कर देते, या फिर जो है अपनी सीट पर बैठकर उसका विरोध करते। दूसरे, राहुल जी ने जो बिट्टू से जो हाथ मिलाने की कोशिश की, उसने नहीं मिलाया, ये भी मैं एक अपमान समझता हूँ राहुल गांधी का। राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे, राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार का, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिट्टू के पिता कांग्रेस की जब सरकार थी पंजाब में अमरिंदर सिंह के समय में, तो उसके पिता मंत्री रहे हैं तथा कांग्रेस से ही 3 बार सांसद चुने गए हैं बिट्टू। इस प्रकार अगर गद्दार कह दे तो कोई बात नहीं। और दूसरे, उन्होंने इसको भाजपा ने इसको जो है पूरी कौम के लिए गलत बताया कि पूरी कौम का अपमान है, जबकि राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि पूरी कौम का अपमान नहीं है, मैंने केवल ये बात केवल बिट्टू को कही है। तीसरा, हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी पूरी तैयारी के साथ नहीं आते, उन्हें पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए और अपनी बात को फटाफट अपनी बात को कहना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि अगर तुम्हारी बात को आराम से जो है विपक्ष सुनेगा, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसा नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष में इतना धैर्य नहीं है उस बात को आराम से सुने, क्योंकि उसमें सब क्रिटिसाइज होते हैं, सब उनकी आलोचना होती है सत्ता पक्ष की। इस प्रकार वे उनको सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार उनको अपनी बात बड़ी बेबाकी से तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी। और जैसे निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी थी कि ओम बिरला के भी मना करने के बाद भी अपनी उसने किताबों को दिखा रहा है और उसका विश्लेषण कहा गया भद्र तरीके से उसने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, लेकिन ये गलत था। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि राहुल गांधी को अपनी बात बेबाकी से और बिना रोक टोक के बिना रुके अपनी बात कहनी चाहिए। अब राहुल गांधी के उद्देश्य क्या थे? राहुल गांधी 3 बातों पर जवाब चाहते थे। राहुल गांधी का पहला प्रश्न था कि हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं नरवणे जी, तो नरवणे जी ने 2020 में एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि चीनी जो चीन के जो टैंक थे, चीनी सेना के जो टैंक थे, वे हमारी भारत की सीमा में घुस गए थे, कि हमें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री से, अजीत डोभाल से, प्रधानमंत्री सबसे कहा कि हमें क्या करना चाहिए। पहले किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जैसा उचित लगे करो, जैसा चाहो वैसा करो। परंतु ये उचित नहीं है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार आदमी एक प्रधानमंत्री की होती है। सेनाध्यक्ष तो उनके आदेशानुसार ही काम करते हैं, जैसा अगर प्रधानमंत्री आदेश देते तो वे भी ऐसा ही करते, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष पर डाल दी, तो सेनाध्यक्ष ऐसा नहीं कर पाए। ये मोदी जी की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, जैसे 1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और खुद उसकी जिम्मेदारी ली। अभी जो संसद चल रहा है, तो संसद में 7 कांग्रेस के और एक अन्य पार्टी के 8 सांसदों को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया इस सत्र के लिए। जबकि ये जो परिपाटी थी पेज फाड़ने की और करने की, ये सबसे पहले भाजपा ने ही चलाई थी। 2004 में मनमोहन जी के समय में भाजपा ने इसी पन्ने फेंके थे, पेज फाड़े थे, परंतु मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करते रहे, अपना पढ़ते रहे। जो भी उन्हें व्याख्यान देना था वो भी संसद की बात थी। और उस समय के जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे कि आजकल छोटी छोटी बातों पर एक्शन लेते हैं। राहुल गांधी को इस पर जो इस पर बोलना चाहते थे, इस पर बिल्कुल नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि 3 पॉइंट ऐसे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी जानकारी होना, और इन पर
राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। और इन्होंने पहले भी जो है लगभग 150 सांसदों को सत्र से सस्पेंड कर दिया था। दूसरा प्रश्न था एप्स्टीन फाइल। ये एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन कौन है? ये जेफरी एप्स्टीन नाम का एक अमेरिकी नागरिक है। नागरिक के बल्कि अब तो कहें कि वो उद्योगपति था, क्योंकि उसको एक समुद्र के किनारे उसका पूरा टापू था, पूरा द्वीप था जिसमें महलनुमा मकान बने हुए थे। उसका हेलीकॉप्टर था, उसके छोटे छोटे समुद्री शिप थे, जहां देशों के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, खिलाड़ी, उद्योगपति और संपन्न व्यक्ति वहां पर ऐशो आराम के लिए जाते थे और वहां पर नाबालिग बच्चों का शोषण होता था। इस प्रकार जुलाई 2017 में अनिल अंबानी के कहने से, क्योंकि अनिल अंबानी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए थे मोदी 2014 से, तब के अनिल अंबानी उनके बहुत खास थे और उनके कहने से उन्होंने उसकी मीटिंग कराई जेफरी एप्स्टीन से। तो इस प्रकार यदि कोई आदमी जो इतना बदनाम आदमी है, ऐसे कार्य वहां होते थे, अगर उनके साथ कोई आदमी मिलेगा तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार इस बात पर राहुल गांधी जी मोदी से जवाब चाहते थे, आप वहां एप्स्टीन में जेफरी के यहाँ द्वीप पर क्यों गए थे, क्या बात थी, उसका विवरण बताओ। आप क्यों गए थे, किस कारण से गए थे, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई थी इसमें। और जो जेफरी एप्स्टीन है, पहले उस पर जो है 2006 में मुकदमा चलाया गया था, उसके बाद 2008 में उसको रिहा कर दिया गया। उसके बाद 10 अगस्त 2019 को उसने अमेरिका की जेल में आत्महत्या कर ली। तो ये जो है ना जेफरी एप्स्टीन की कहानी। जो जेफरी एप्स्टीन की, इसी के ऊपर एक फाइल बनाई गई है जिसमें जो भी सबके राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो अमेरिका जो है ना यहाँ से उनको भेज रहा है, सबको बता रहा है कि कौन कौन आदमी वहां उससे मिलते थे जेफरी एप्स्टीन से। तो यही एक उसकी एप्स्टीन की फाइल है। आगे तीसरा, अभी 27 जनवरी 2026 को जो यूरोपीय देशों के, जो 27 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, यहाँ के जो नेता आए थे, उनसे भारत की डील हुई है और उस डील का नाम मदर ऑफ डील्स रखा है मोदी जी ने। और इसमें भी कह रहे हैं कि यही डील हुई है कि भारत उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा और वे भी भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। इस प्रकार मैं समझता हूं कि भारत को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अभी दूसरे कहते हैं तो अब 2 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से मोदी जी की ट्रेड डील हुई है, जिसमें साफ कहा है ट्रंप ने कि ये मोदी जी के अनुरोध पर हुई है और इसमें मोदी जी को झुकना पड़ा है, क्योंकि उसमें $500 बिलियन यानी कि 500 अरब डॉलर 5 साल में इतने डॉलर का सामान भारत में भेजेगा। और जो मतलब तेल है वो तेल अमेरिका से खरीदेगा और कृषि की जो बहुत सी चीजें हैं वहां से अनाज, तो सोयाबीन वगैरह, वो भारत में आएगा। अब और ट्रंप ने भारत पर 18% टैरिफ कर दिया है, यानी कि 50% से 18% कर दिया है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता फूले नहीं समा रहे हैं, पता नहीं मोदी जी ने कौन सा किला फतेह कर लिया है। उनको 3 फरवरी को अगले दिन उनको जो है न माला पहनाकर मोदी जी को उनको सम्मान किया गया, जबकि पहले अमेरिका भारत पर 3.3% टैरिफ लगाता था। अब उसने 6 गुना ज्यादा लगाया, तभी भारत के लोग खुश हैं। और जबकि वो तो हमारे पोस्ट ने 18% लगाया है, लेकिन मोदी जी ने इसको 0% कर दिया है कि अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं होगा। अभी पीछे भी जब है ना कॉटन पर, कपास पर 11% टैरिफ भारत लगाता था, तो वो भी मोदी जी ने 0 कर दिया था, जिससे भारत का मार्केट पिटा। क्योंकि अमेरिका से आने वाली कपास मंदी रही, हर व्यक्ति मंदी चीज को ही खरीदता है, और भारत के जो किसान थे, कपास उत्पादक जो महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा होते हैं, तो वहां के किसानों को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अभी जो पीयूष गोयल जी हैं उद्योग मंत्री, तो वे
कहते तो है, लेकिन ये नहीं क्लियर करते कि भाई तुमने क्या क्या डील किया है, किस किस प्रकार से कितना जो है ना टैरिफ आपने लगा है। जबकि पहले भारत 100 या 150% तक अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, जिससे भारत को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था, बहुत लाभ होता था। पहले 3,86,000 करोड़ अमेरिका से हम आयात करते थे और निर्यात 7,32,000 करोड़ का हम माल वहां भेजते थे, निर्यात करते थे। इस प्रकार भारत को 3,40,000 करोड़ का प्रॉफिट होता था। लेकिन अब क्योंकि 500 अरब डॉलर की बात है, तो इसका मतलब है 100 अरब डॉलर प्रति साल। इसका मतलब हुआ कि 9 लाख करोड़ सालाना के और आएंगे। तो इस प्रकार भारत जो है, अमेरिका भारत में 12,86,000 करोड़ का सामान हमारे यहाँ बेचेगा और हम जो है ना अमेरिका को 7,32,000 करोड़ का। तो इस प्रकार 5,54,000 करोड़ का भारत को इसमें घाटा होगा। इसी प्रकार से हम चाइना को 1,21,000 करोड़ का निर्यात करते हैं और चाइना का हमारा जो आयात है, जो हम वहां से सामान मंगाते हैं, वो 9,60,000 करोड़ का है। इस प्रकार चाइना से सामान मंगाने पर भी हमें 8,39,000 करोड़ का नुकसान होता है। और हम जो रशिया से जो तेल मंगाते थे, तो उसमें भी हमें 1,53,000 करोड़ का फायदा होता था, और जबकि वो तेल हम केवल रूस से रुपए में ही खरीदते थे। और अब ट्रंप का कहना है कि तेल रूस से नहीं खरीदोगे, अगर खरीदा किसी भी सोर्स से अगर मैं पता चल गया तो मैं 25% या उससे भी टैरिफ लगा दूंगा। तो इस प्रकार आप भारत को केवल वेनेजुएला से, अमेरिका से ही तेल खरीदना है, और वो भी डॉलर में। इस प्रकार से अब देख रहे हैं कि कितना लॉस भारत को इस ट्रेड डील से हो रहा है। इस प्रकार मेरा आज का वीडियो कहते हैं कि भारत महान, मेरा भारत महान। अब स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। अब स्वदेशी किस प्रकार से अपनाई जा सकती है? अगर कोई भी देश, यदि हम भारत जैसे पहले एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, जितना ज्यादा माल हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। जब हम एक्सपोर्ट की हमारी कैपेसिटी कम होगी, एक्सपोर्ट हम कम करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, यदि कि हम जो है ना वहां से आयात कम करेंगे, निर्यात ज्यादा करेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन इस प्रकार से उस पर जीरो टैरिफ लगा देने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा आज का ये इस वीडियो में संदेश था। आप भी सोच लो कि भाजपा के जो हमारे मोदी जी हैं, वे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और ये जो है, इसके दो कारण हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, वो ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेके हुए हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आना, मोदी है, जगदीपपुरी है, तो खास तौर से मोदी का नाम आना। और दूसरे जो अडानी को के ऊपर वहां की अमेरिका की जो न्यायालय है, वहां से जो इसके ऊपर नोटिस भेजा गया है, ये इसको बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। देश चाहे गड्ढे में चले जाए, कहीं भी चले जाए, देश बर्बाद हो जाए, लेकिन वो अडानी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अडानी उनका खजाना है, अडानी से ही उनकी सरकार चल रही है। इस प्रकार वे अडानी को बचाने के लिए और अपनी इज्जत को जो है ना बचाने के लिए वे इस प्रकार के समझौते कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत।